नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। ये हम भारत का संविधान पढ़ रहे हैं, उसी में आज हम आगे जानने की कोशिश करेंगे संविधान की प्रस्तावना, जिसे हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या चीज़ें कही गई थी, उन चीज़ों के बारे में आज हम इसे पूरा डिटेल में समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें, प्लीज़ अभी वीडियो को रिमूव मत करिए, लास्ट तक देखिए, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें जानने को मिलेंगे। बहुत ही मज़ा आएगा कि हमारे संविधान में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें कही गई हैं। तो जिन लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। तो संविधान की प्रस्तावना का जो उद्देश्य था उस क्या था, एक ऐसे भारत का विकास करना, एक ऐसे भारत का निर्माण करना जहां पर सब कुछ चीज़ें हर किसी की पहुंच में हो, आसानी से उसको उपलब्ध हो सके, और हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकें जहां पर सभी लोग बहुत खुशहाली पूर्वक जीवन को बिता सकें और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। संविधान की प्रस्तावना में कुछ ऐसी ही बातें कही गई हैं। ये प्रस्तावना ये जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका प्रस्तुत की गई थी, उसी का एक परिवर्तित रूप है। तो संविधान की प्रस्तावना, सबसे पहले क्या हुआ था कि अमेरिका के संविधान में सर्वप्रथम प्रस्तावना को शामिल किया गया था। यहाँ से जो भी मैं बातें बोलूँ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। ऐसे छोटे छोटे से फैक्ट्स हैं जो आप इनको कहीं अपनी कॉपी में या कहीं अपने नोट्स जहाँ पर भी आप बना रहे हो, चाहे मेरे वीडियो के द्वारा या फिर आप कहीं और से अपने स्टडी के सोर्स से आप इनको लिखते रहें, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ पूरा करना बहुत मुश्किल होगा। जब एग्ज़ाम के लिए 2 दिन बचे होंगे, आपको एक पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन करना होता है। होता क्या, एग्ज़ाम के पहले आपने पॉलिटी की अलग बना लिया नोट्स, ज्योग्राफी का अलग बना लिया, साइंस एंड टेक का अलग बना लिया, पॉलिटी का अलग बना लिया, लेकिन एक ऐसी कॉपी होती है, आई डोंट नो आप लोग बनाते हैं या नहीं, पर एक ऐसी कॉपी होती है जिसमें सब कुछ लिखा होता है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ होता है। आप एग्जाम के बाहर भी उसे एक तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। इस तरीके के कुछ कुछ फैक्ट्स तो बहुत ही मज़ेदार होते हैं वो, और कई बार उनसे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सभी के पास ऐसे नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप इतना दिमाग में नहीं रख सकते। एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर अगर करना है तो बहुत अच्छे से अपने नोट्स बनाइए, और जितने ज़्यादा हो सके जितनी बार पढ़ें उतनी बार आप और संक्षिप्त करते हुए बहुत छोटे से नोट्स बना के रखें, जो एग्ज़ाम के दिन आप सब कुछ आसानी से रिवाइज कर सकें। तो ये एक मेरा सजेशन है आपके लिए, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले अमेरिका के संविधान में सर्वप्रथम प्रस्तावना को शामिल किया गया था। इसके बाद अनेकों देशों ने अपनाया, उसी में एक देश भारत भी है जिसने प्रस्तावना को अपनाया है। प्रस्तावना संविधान का परिचय दिखाती है, मतलब पूरा एक तरीके से प्रस्तावना जो है वो पूरा संविधान का परिचय करा देती है कि हमारा संविधान है, उसकी नींव क्या है, वो क्या है, किस तरीके से अपने विचारों को रखती है। एक प्रस्तावना के माध्यम से आप समझ जाएंगे, अभी हम पूरी प्रस्तावना पढ़ेंगे, आप ये समझ जाएंगे कि हम एक कैसे भारत का निर्माण करना चाहते थे। प्रमुख संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा भी जा सकता है कि N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा है, किस तरीके से, कई बार नाम दे देंगे, कई बार उनका नाम पूछ लेंगे। भारत के संविधान की उद्देशिका जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत की गई थी, और जब ये संविधान सभा में प्रस्तुत की गई उसके बाद इस पर लोगों ने सर्वसम्मति अपनी दी थी और ये पास हो जाती है। उसी के बाद इसको ये उद्देशिका का परिवर्तित रूप ही हमारा प्रस्तावना है। उद्देशिका को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधित किया गया, और इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। ये 3 शब्द ऐसे हैं आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, समाजवाद का क्या मतलब होता है। समाजवाद का मतलब होता है, लोकतांत्रिक समाजवाद का जो उद्देश्य होता है उसमें ये होता है कि गरीबी, उपेक्षा, बीमारी और अवसर की जो असमानता है उसको समाप्त कर दिया जाए। एक खुशहाल जीवन जीने के लिए इंसान को क्या चाहिए होता है, हर तरीके की उसके पास सिक्योरिटीज अवेलेबल हों। तो इस तरीके की भावना इसमें रखी गई, और 3 शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं फिर से आपको रिवाइज कराती हूँ, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया।
अब हम पढ़ेंगे उद्देशिका। उद्देशिका क्या है, हमारी जो संविधान है उसकी उद्देशिका क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय फिर विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म की उपासना और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियम और आत्मार्पित करते हैं। संविधान की जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, उसमें आप अपनी तरफ से शब्द ऐड नहीं कर सकते हैं। इसमें जितने भी शब्द ये दिए गए हैं इन सभी को हम डिटेल में आगे अभी डिस्कस करेंगे कि संविधान में जो शब्द हैं इन शब्दों का क्या मतलब है। अब जो तत्व इसमें लिए गए हैं उन्हीं तत्वों की बात करते हैं। भारत की संप्रभुता भारत के लोगों में समाहित है। संप्रभुता का मतलब होता है कि अब हम भारत के लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी केवल और केवल अब भारत पर ही निर्भर है। भारत एक संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। इसके अनुसार न्याय स्वतंत्रता समानता प्राप्त करना तथा बंधुत्व की भावना को विकसित करना ही हमारा मेन उद्देश्य है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित आत्मार्पित किया गया था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कब हमने संविधान को अंगीकृत किया था और कब हमारा संविधान लागू हुआ था। दोनों ही चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर अंगीकृत आता है तो 26 नवंबर 1949 को आएगा और लागू हुआ था तो आप सभी को पता है कि लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। तो ये इस तरीके से संविधान सभा से संविधान में जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। ये वो एरियाज हैं जहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं। संविधान के प्रमुख शब्द हैं, अब हम उनको भी थोड़ा समझ लेंगे कि क्या क्या शब्द हैं इसमें। अगर हम बात करें संप्रभुता का मतलब ये है कि अब भारत ना तो किसी देश पर निर्भर है ना ही किसी देश का डोमिनियन है। मतलब अब भारत पर कोई और भी शासन नहीं कर सकता है। भारत अब बिल्कुल स्वतंत्र है और अपने आंतरिक और बाहरी मामलों के लिए वो बिल्कुल स्वतंत्र है। उसको किसी से परमिशन लेने की या किसी के अंदर दबाव में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब भारत एक बिल्कुल संप्रभु राज्य है। समाजवादी की अगर हम बात करें, भारतीय समाजवाद एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवाद समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है जहां पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के साथ साथ काम करते हैं, दोनों आपस में साथ साथ काम करते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। इसका मतलब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों आपस में मिलकर काम करें। 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किए जाने से पूर्व यह एक नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से संविधान में शामिल था। तो ये देखिए कितने महत्वपूर्ण और कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम के लिए कितने ज़रूरी हैं। धर्मनिरपेक्ष की बात करेंगे तो ये जो शब्द है ये भी 42वें संविधान संशोधन में ही जोड़ा गया। इसका अर्थ है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। क्या कहा गया कि जो राज्य होगा इसका कोई अपना धर्म नहीं होगा। राज्य जो है सभी धर्मों का समान आदर करेगा। इसके लिए धर्मनिरपेक्ष के मूल तत्व संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में समाहित है। ये जो आगे है हम इनमें डिस्कस करेंगे इन आर्टिकल्स के बारे में, 25 से लेकर 28 के बारे में भी, और जानेंगे कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है। वो मैंने अभी आपको बताया। धर्मनिरपेक्ष का सीधा सा मतलब है राज्य का कोई खुद का धर्म नहीं होगा, उसके लिए उसकी नज़रों में सभी धर्म समान हैं। अब बात करें लोकतांत्रिक, इसका अर्थ होता है कि सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जनता ही सब कुछ है, जनता के बिना कोई नहीं है। मतलब अगर जनता जिसको चुनेगी वही प्रमुख होगा, जनता अगर नहीं चुनेगी तो वो कुछ भी नहीं होगा। जनता चाहे तो उसे वापस बुला सकती है, जनता चाहे तो उसे कुर्सी वापस दिला सकती है। तो सर्वोच्च शक्ति जो है वो जनता के लिए और जनता के हाथों में है। लोकतंत्र दो तरह का है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। भारत ने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत संसदीय प्रणाली को अपने ऐतिहासिक अनुभवों के आधार पर चुना है।
तो ये जो चीज़ें हैं अप्रत्यक्ष तरीके से, जैसे कि प्रत्यक्ष रूप में स्विट्जरलैंड में है, वहाँ पर लोग अपनी शक्ति का डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो होते हैं उन्हीं के द्वारा शासन चलाया जाता है। ये सारी चीज़ें आगे हम डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन से वो प्रतिनिधि होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं, वो सब कुछ जानेंगे पर डिटेल में। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र में किस तरीके के लोकतंत्र को हमने अपनाया है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मैंने दो बताया, हमने अप्रत्यक्ष को अपनाया है जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन चलाते हैं, इसे हम जनता के प्रतिनिधि भी कहते हैं। और प्रत्यक्ष वाला बताया मैंने स्विट्जरलैंड का, जहाँ पर लोग अपनी जो शक्ति है या जो अपनी चीज़ें हैं उनको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र राज्य व्यवस्था दो भागों में बात की गई है और ये दो भागों में बांटा गया है। कैसा? राजशाही, जिसका मतलब है उत्तराधिकारी, जैसे कि ब्रिटेन में होता था कि एक उत्तराधिकारी ही चला आ रहा है, उसी के उत्तराधिकारी आगे शासन को संभालेंगे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है, उसका जो प्रमुख होगा या अध्यक्ष जो होगा वो नियमित अंतराल पर एक नियमित कार्यकाल के लिए चुना जाता है। ऐसा नहीं है कि वो चुन गया, जैसे राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति भी 5 साल के लिए चुने जाते हैं ना। ऐसा नहीं है ना कि वो अब उनके बच्चे फिर उनके बच्चे फिर उनके बच्चे आगे ही चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। तो इसी को हम कहते हैं कि जो भारत ने गणतंत्र को अपनाया है वो ऐसे गणतंत्र को अपनाया है जिसमें एक नियमित समय के लिए नियमित समय अंतराल पर एक प्रमुख चुना जाता है। स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी भी तरह की रोक नहीं होगी, उनके विकास के लिए समान अवसर प्राप्त उनको प्रदान किए जाएंगे। हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस से जो क्रांति हुई थी उससे लिया गया है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से लेकर 1799 तक जो चली थी उसी से इसको लिया गया है। अगर आप बात करें हम समता की, तो समता का मतलब क्या है? किसी ऐसे वर्ग विशेष के लिए विशेष अधिकार अनुपस्थित हैं और बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगी। ये सारी चीज़ें हम मौलिक अधिकार जो हमारे हैं उनमें पूरा दिया गया है, उनमें हम पूरी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि किसी भी व्यक्ति पर हम जन्म, मूल, वंश और जो जाति है या इन चीज़ों के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। बंधुता का क्या मतलब है? सभी राष्ट्र के सभी नागरिकों के बीच भावनात्मक संबंधों को दृढ़ करने के लिए आदर्श प्रस्तुत किया गया, जैसा कि परिवार के सदस्यों के बीच में होता है। मतलब ये क्या गया कि इस तरीके की भाईचारे की संभावना इनमें विकसित हो और इस तरीके से रहे कि देश एक देश नहीं, देश एक पूरा परिवार है। अब संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना पर जो बहस छिड़ी रहती है उसके बारे में भी देखते हैं। 1960 के बेरुवाड़ी बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है और संविधान निर्माताओं के लक्ष्यों की कुंजी है, अतः इसे संविधान का भाग नहीं कह सकते। ये कहा गया कि संविधान एक तरीके से, इसने बताया है कि संविधान किस किस तरीके से होना चाहिए और इस तरीके से हम उस पर काम करेंगे, पर ये संविधान तो नहीं है, ये संविधान का मूल भाग नहीं है। लेकिन 1973 के केशवानंद भारती बाद में 1995 के LIC बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पूर्व की जो मान्यता थी उसके विपरीत माना और उद्देशिका को संविधान का भाग माना। ये बात मैं बार बार कह रही हूँ, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविधान अनुच्छेदों में वर्णित प्रावधानों की संख्या में सहायक है। प्रस्तावना ना तो विधायिका का शक्ति स्रोत है, ये स्टेटमेंट में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन ऐसे यहाँ से। प्रस्तावना जो है ना तो विधायिका का शक्ति स्रोत है और ना ही उन पर प्रतिबंध लगाती है। इसे न्यायालय में भी चुनौती भी नहीं दी जा सकती है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा होगा उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस तरीके के प्रावधान प्रस्तावना को लेकर किए गए हैं। तो ये एक पूरा वीडियो था। ज़्यादातर रेफरेंस मैं लक्ष्मीकांत से ही लेती हूँ। अगर आपको किसी और बुक से पढ़ना अच्छा लगता है तो आप देख सकते हैं, लेकिन एक मेरा मानना है और मुझे जहाँ तक लगता है लक्ष्मीकांत में सब कुछ दे दिया गया है। आप अगर उसे बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए वहाँ से छूटेगा। हाँ, थोड़ा डीप और डिटेल में बहुत है, पर आप अपने हिसाब से उसको समझ के कहीं से रेफरेंस ले लेके थोड़ा बहुत बुक से आप उसको पढ़ सकते हैं, पर नियमित रूप से पढ़िए। पढ़ना का मतलब ये नहीं है कि आपने आज पढ़ लिया और 4 दिन तक आपको पता ही नहीं है कि अब क्या होने वाला है, ऐसा नहीं। नियमित रूप से अपने टाइम टेबल को सेट करिए और पढ़िए, और मुझे लगता है अब कोई भी एग्ज़ाम आने वाला होगा आप ज़रूर उसमें सफल होंगे। और मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं आप सभी लोगों के साथ कि आप ज़रूर उसमें सफल हों। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।